हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग जमकर लगे होंगे। और देखिए रिवीजन क्लास ये आप लोग का चल रहा है और नहीं आपका मार्च तो अब आप लोग का अप्रैल नहीं जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए जो भाषा होती है अस्त्रा अनुसार गद्य पद्य में शब्द जो होते हैं वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना, उसका उद्देश्य क्या होता है। मान लीजिए गद्य हुआ, पद्य हुआ, उसके शब्द हुए, उसके वाक्यांश हुए, विराम चिन्ह चिन्ह जो होते हैं, समान ध्वनि को समझना, मतलब उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों में भाषा की समझ को विकसित करिए, गद्य और पद्य में अंतर कर पाइए और गद्य और पद्य में जो आने वाले शब्द हैं वाक्यांश को समझते हुए पढ़ना और शुद्ध उच्चारण करना, उचित आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना और समान ध्वनियों वाले शब्दों को समझना। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि जो अस्त्रा अनुसार आपके गद्य पद्य जो होते हैं, चाहे शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उनके मतलब उनका उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि बच्चों में भाषा की समझ को विकसित करना होता है। गद्य और पद्य जो होते हैं उनमें अंतर कर पाएंगे बच्चे। गद्य पद्य जो आते हैं उनमें जो शब्द होते हैं वाक्यांश को समझ से बच्चा जो है पढ़ेगा और शुद्ध उच्चारण जो होता है, उचित आरोह और ओ जो आपका आरोही अवरोही आप लोग सुने होंगे ना, जो आरोह और अवरोह होता है एवं विराम चिन्ह जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चा पढ़ेगा और समान ध्वनि वाले शब्दों को समझता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। यहाँ पर देखिए आप लोग, ध्वनि जो होती है, ध्वनियों को जो समझना कैसे है, तो ध्वनि जो होते हैं शब्द वाक्य की समझ बच्चों में विकसित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस किस का, तो भाषा में आपके सरलता एवं मधुरता होनी चाहिए, ध्वनियाँ जो होती हैं उसकी अस्पष्टता होनी चाहिए, भाषा जो होती है उसके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो और शब्दों और वाक्यों में विराम चिन्ह का ध्यान दिया जाए एवं ध्वनि शब्द और वाक्य के उच्चारण करते समय एवं स्वर उनके उतार चढ़ाव का ध्यान में रखा जाए। तो अगर ध्वनि हुआ, शब्द हुआ, वाक्य समझ में बच्चों में जो विकास की करने की गति होती है उसमें किन किन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो भाषा में सरलता और मधुरता होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल के आप लोग चाहे मिडिल लेवल के बच्चे जो होते हैं इतने तो समझ होती नहीं है कि अपने आप से वो लोग सीख जाएंगे, तो आप लोगों को सिखाने का एक तरीका भी तो होना चाहिए। तो आप लोग के भाषा जो है, आपको लैंग्वेज जो है आप उसमें सरलता हो, मधुरता भी हो, ध्वनि जो हो रही है आप लोग के उसके स्पष्ट हो, भाषा में उच्चारण पर ध्यान देना, जो भाषा बच्चे उच्चारित कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो, शब्द और वाक्यों में विराम चिन्हों का ध्यान देने चाहिए और ध्वनियों शब्द वाक्यों का उच्चारण करते समय स्वर एवं उनके उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, शब्द जो होते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल को शब्द किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक मेल से आपके शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्द किसे बनते हैं, तो जब दो या दो से अधिक जो आपके वर्ण मिलेंगे उनसे आपके बनेंगे शब्द। ठीक है, तो शब्द जो होते हैं क्या क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, एक सेकेंड, वर्णों के जो अक्षर होता है तथा वर्ण होता है उसके समुदाय को शब्द कहा जाता है। स्वतंत्र और सार्थक जो होती हैं वह ध्वनियाँ होती हैं। क्या होती हैं, स्वतंत्र एवं सार्थक जो ध्वनि ही वही आपकी शब्द कहलाती है और अक्षर तथा वर्ण के समुदाय को आप शब्द के अक्षर और आपका जो शब्द होता है उसके समुदाय को आप लोग क्या कहेंगे, वर्णों के समुदाय को आप लोग शब्द कहेंगे। ठीक है, स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि ही आपकी क्या होती है, तो शब्द कहलाती है, जो आपकी स्वतंत्र बोली जाती है और जो सार्थक होती है वही आपकी शब्द कहलाती है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कमल हुआ, राम हुआ, पुस्तक, खिलाड़ी, आम, राधा आदि, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं, तो अक्षर तथा वर्ण के समुदाय से बनते हैं। शब्द का महत्व जो होता है ना, शब्द जो होती है भावों विचारों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन माना जाता है। लेखक जो होता है कविता कहानी लेख उपन्यास शब्दों के द्वारा ही लिखते हैं। शब्द जो होते हैं लेखक की आत्मा होती है। शब्दों के भेद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोगों के ध्वन्यात्मक जो ध्वनियाँ होती हैं, एक होता है आपके वर्णात्मक। ठीक है, एक ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक जो होते हैं, एक वर्णात्मक जो होता है जिसमें किसी अनुभव, अनुभूति और दृश्य आदि का वर्णन किया जाए। मान लीजिए किसी चीज़ की आप लोग अनुभूति कर रहे हैं तो वो होता है आपके वर्णात्मक, जो जिसे आप अपने मतलब आप अनुभव किए किसी चीज़ का, मान लीजिए, और उसे अपने वर्णों में अपनी भाषा में आप लोग उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपके वर्णात्मक। एक होता है ध्वन्यात्मक, जैसे कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु
या ध्वनि का उत्पन्न करे वही आपके ध्वन्यात्मक शब्द कहलाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी वस्तु हुआ, कोई भी मतलब कोई वस्तु हुआ, कोई शब्द हुआ, उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो आपके ध्वन्यात्मक आपके ध्वन्यात्मक शब्द कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख, ध्वन्यात्मक में जो होते हैं आपके क्या क्या आ जाएंगे। तो मान लीजिए कौवा हुआ, काऊ, उसी को काऊ बोल रहे हैं लोग, कौवा, काऊ, काऊ मतलब गाय, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। बारिश, ई, झम, सम, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके ध्वनि ही तो होती हैं। ध्वनि जो होते तो एक वर्णात्मक होता है, एक ध्वन्यात्मक होता है। वर्णों को जो आपके अनुभव से प्रकट होता है, मतलब जो आप लोग अनुभव करते हैं उसे अपने वर्णों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, वो वर्णात्मक हो गया। जिस वर्ण से आपके, जिस शब्द से आपके मतलब ध्वनि निकल रही है वो आपके ध्वन्यात्मक हो गया। तो आपके दो प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द जो होते हैं कितने भेद होते हैं। तो शब्द के दो भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से भी। एक होता है सार्थक, मान लीजिए कोई सार्थक वर्ड हुआ, मतलब जो आपके लिए किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को सार्थक शब्द कहा जाता है। और निरर्थक शब्द को किसे कहा जाता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी शब्दों की रचना, हिंदी शब्द जो होते हैं उनकी रचना उपसर्ग प्रत्यय से मिलकर बनती है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे, जैसे कि आप लोग, उपसर्ग होता क्या है, देखिए पहले नंबर तो उपसर्ग आप लोग को समझिए। एक सेकंड, कलर चेंज करना पड़ेगा। उपसर्ग समझिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन जो हो गया ना ये, अच्छा प्रति जो है ना आप लोग का क्या है, तो ये है आपका उपसर्ग। ठीक है, प्र जो है आपका उपसर्ग। तो आप प्रतिदिन आप ऐसे ही ऐतिहासिक लिखेंगे, ए जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया। ऐसे जितने भी आगे के वर्ण होते हैं वो आपके उपसर्ग, आपके प्रत्यय कहलाते हैं। जो हिंदी शब्द की रचना होती है उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बनी होती है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देता है, और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो आपके उपसर्ग और आपके प्रत्यय के बारे में आप लोग समझ में आए कि उपसर्ग जो आप लोग के आगे मान लीजिए प्रतिदिन, ऐतिहासिक, ये सारे आपके उपसर्ग हो जाएंगे, और जो आपके अंत में लगता है वो आपका क्या हो जाता है, तो प्रत्यय होता है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि हिंदी पढ़े ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पढ़े नहीं हैं। अच्छा, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी आप देख लीजिए। तो रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं कि शब्दों के तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। रूढ़ जो होता है जिन शब्दों के सार्थक खंड न किया जा सके, जैसे कि अर्थात समझ सकते हैं शब्दों के खंड का कोई निश्चित अर्थ न प्रकट करते हों, उन्हें आप रूढ़ कहेंगे। जैसे कि आज, कल, पर, ना, कमल, पुस्तक, पानी, रोटी, ये जो है मतलब कोई निश्चित अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का सार्थक खंड न किया जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड का कोई निश्चित अर्थ न प्रकट करते हों, उन्हें आप रूढ़ शब्द कहेंगे। एक होता है यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़ क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, वे यौगिक रूढ़ कहलाते हैं। इनके सार्थक खंड होते हैं। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्याधन आलय, ठीक है, अनुशासन, अनुधन शासन, हिमालय, हिमधन आलय, ये क्या हो जाएंगे आपके मतलब यौगिक। क्यों, क्योंकि इसमें जो शब्द है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और आपके क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ही क्या, उपसर्ग, भी क्या हो जाएगा, उपसर्ग। इसमें समास, संधि और उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, लय, सन, न, ये जितना ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक होता है आप लोगों का जो होता है, सेकेंड, एक होता है आप लोगों का योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरागत विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं पंकज, दशानन मतलब 10 धनानन मतलब 10 अंग मतलब 10 सिर वाला जो दशानन है। पंकज, पंकज मतलब आपके जो पुष्प होता है, पंकज मतलब आपके जो आप पंकज या पुष्प की जो उपमा दे रहे हैं तो उस मतलब किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होता है किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरागत अर्थ को प्रकट करें, वो आपके हो जाएगा पंकज, दशानन। और बहुब्रीही जो होते हैं समास के उदाहरण, जो आपके बहुब्रीही समास होता है ना, उसी के उदाहरण आपके क्या होता है, तो बहुब्रीही समास का उदाहरण ही आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर जो होता है ये भी देख लीजिए। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो होता है, इस
आपके शब्द के 4 भेद होते हैं, जो कि एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज अथवा विशेषी शब्द। तो इसमें आपके विदेशी शब्द आ जाते हैं। देशज जैसे कि आप लोग देशज आपके गाँव की भाषा जैसे जो एरिया की भाषाएँ होती हैं वो होती हैं। तद्भव जो होता है आप लोग सुनते हैं और तत्सम जो होता है उसमें संस्कृत की मिलावट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। आपके कितने उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। योग रूढ़ जो है आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण अथवा आपके योग रूढ़ जो है योग रूढ़ शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो आपके तत्सम शब्द होते हैं। अभी तो आप लोग को पता है कितने शब्द है ना। तत्सम शब्द देख सकते हैं आप लोग कि आपके किस चीज़ का है, तो आपकी संस्कृत भाषा की है। तत्सम शब्द का अर्थ उसके समान अर्थ, संस्कृत के समान जो शब्द आपके संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों ले लिया जाता है उसे आप तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि आम्र आपका संस्कृत भाषा है, हरिद्रा, गोमल हुआ, सूचि, अग्नि, कार्य, अमृत, राष्ट्र, गर्दभ, वर्ष आदि ये सारे आपके किससे आपके संस्कृत से मिलकर बने हैं। ठीक है, तद्भव शब्द, अच्छा तद्भव का मतलब ही होता है कि उससे होना, मतलब किसी चीज़ का इसका अर्थ होता है हिंदी में होना। ठीक है, उससे होना। तो तद्भव शब्द का अर्थ उससे होना अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत से हिंदी में आए होते हैं वही शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव का मतलब आप लोग समझे कि मतलब उससे होना, ये संस्कृत से प्रकट हुआ है। और आपके तत्सम जो होता है, तत्सम में आपके जितने भी वर्ड आएंगे वो सारे आपके संस्कृत से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। देशज शब्द, देशज शब्द अभी आप लोग को बताया ना कि देशज शब्द जो हमारी एरिया की भाषा होती है। जैसे कि आप लोग अपने इधर सुने होंगे पगड़ी हुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, जूता, डिबिया, ये सारे आपके देशज शब्द हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे जैसे देशज शब्द आपके देश, धन, जन्मा अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा जो आपके एरिया की भाषा होगी, शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें आप देशज शब्द कह सकते हैं। जैसे कि आपके स्थानीय बोली चाहे क्षेत्रीय बोली, ये सारे आपके देशज शब्द में आ जाते हैं। विदेशी शब्द जो होता है आगत शब्द कहलाता है। इसमें आपके मतलब फॉरेन का जितना भी लैंग्वेज देख सकते हैं, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, तो ये विदेशी शब्द में आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।